कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन आपके घर के चार दीवारी के अंदर होता है। वो जिससे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, वही एक दिन आपकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आज की कहानी एक ऐसे घर की है जहां प्यार ने जन्म दिया धोखे को और धोखे ने जन्म दिया कत्ल को। आप देख रहे हैं खूनी किस्सा और मैं हूं आशुतोष। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसा सच है जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा। सन 2025 उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का एक थाना कुड़वारा। थाने की सीमा के भीतर एक छोटा सा गांव देवलपुर प्रथम। गांव की जिंदगी वैसे तो रोज की तरह शांत और सामान्य थी, लेकिन 26 जून की शाम करीब 6 बजे यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। गांव की एक तंग गली में रहने वाले रवि सिंह के दोनों बच्चे रोज की तरह कोचिंग से घर लौट रहे थे। धूप ढल चुकी थी और हवा में हल्की हल्की ठंडक थी, लेकिन जैसे ही बच्चे अपने घर पहुंचे उन्होंने देखा घर का मुख्य दरवाजा खुला है। यह अजीब था, लेकिन शायद उन्हें लगा कि माँ अंदर होंगी। वे धीरे धीरे घर में दाखिल हुए और रोज की तरह आवाज लगाई, माँ खाना दो, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बच्चे कुछ पल खड़े रहे, फिर धीरे धीरे अंदर कमरे में गए और वहां पलंग पर उसकी मां कविता सिंह लेटी हुई थी। दोनों ने कई बार उन्हें जगाने की कोशिश की, कंधे हिलाए, जोर से पुकारा, लेकिन मां ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। घबराहट में वे दौड़ते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंचे जहां उनकी ताई नीता सिंह रहती थी। सांस फूली हुई, आंसू छलकते हुए उन्होंने ताई को सब कुछ बताया। नीता तुरंत अपने बच्चों के साथ नीचे आई और जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा उन्हें महसूस हो गया स्थिति सामान्य नहीं है। थोड़ी ही देर में गांव के हर कोने में यह खबर फैल गई, कविता ने अपनी जान ले ली है। सूचना मिलते ही कुड़वारा थाने के अनिल कुमार मिश्रा अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इससे पहले कि मृतका के पति रवि सिंह घर पर पहुंच पाते, कविता का शव पलंग पर पड़ा था और उसके गले के पास में रखी पेटीकोट की नाड़ी कसकर बंधी हुई थी। लेकिन पुलिस को यह नजारा कुछ सही नहीं लगा, क्योंकि इस तरह गले में नाड़ी कसकर कोई खुदकुशी नहीं कर सकता। दम घुटने पर इंसान के हाथ अपने आप ही नाड़ी को ढीला कर देते हैं। यहीं से शक गहराने लगा। पुलिस ने इसे संदिग्ध मामला मान लिया। शुरुआती जांच पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच में एक अहम बात सामने आई। घटना के समय कविता घर पर पूरी तरह अकेली थी। उसके बच्चे कोचिंग गए हुए थे और पति रवि काम पर गया था। ऊपरी मंजिल पर रहने वाली उसकी जेठानी यानी नीता सिंह भी उस वक्त घर में अकेली थी। लेकिन एक बात ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। जब बच्चे घर लौटे तो मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। आमतौर पर जो लोग आत्महत्या करते हैं वे दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं ताकि बीच में आकर कोई उन्हें रोक न सके, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा था। पुलिस के दिमाग में अब एक नया सवाल था, क्या यह वाकई आत्महत्या है या किसी ने इसे आत्महत्या की रूप देने का कोशिश किया है। अगले दिन जब कविता के मायके से उसका भाई आदित्य अंतिम संस्कार में शामिल होने आया तो उसने बिना किसी झिझक के सीधे आरोप लगाया, मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं की, उसे उसकी जेठानी नीता ने मार डाला। यह आरोप पुलिस ने हल्के में नहीं लिया। नीता को थाने बुलाया गया और सख्त पूछताछ शुरू हुई। इसी बीच गांव के पड़ोसियों से एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। 25 जून यानी घटना के एक दिन पहले कविता और नीता के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था, लेकिन तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह बात यहां तक पहुंच जाएगी। थोड़ी देर की कड़ी पूछताछ के बाद नीता का हौसला टूट गया। उसने अपराध स्वीकार किया। नीता ने बताया कि कुछ दिन पहले कविता ने उसे डंडे से मारा था। यह अपमान वह भूल नहीं पाई और जैसे ही उसे मौका मिला उसने सोती हुई कविता का गला पेटीकोट की नाड़ी से दबाकर उसकी जान ले ली। पुलिस ने नीता को अदालत में पेश किया, जहां से उसे सीधे जेल में भेज दिया गया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच में जो आगे खुलासा हुआ उसने पूरे गांव को और भी हैरान कर दिया। असल में नीता और उसके देवर रवि के बीच काफी समय से नजदीकियां थी और यह रिश्ता देवरानी कविता की जिंदगी में जहर बन चुका था। कविता से शादी होने से पहले रवि अपने बड़े भाई और भाभी यानी नीता सिंह के साथ रहता था, यानी उसके बीच की कहानी बहुत पुरानी थी। रवि का बड़ा भाई अर्जुन कमाई तो करता था, लेकिन उसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा शराब के गिलास में डूब जाता था। घर का असली खर्च रवि की मेहनत की कमाई से चलता था और जैसे जैसे रवि जवान हुआ गाँव में उसकी शादी की बातें शुरू हो गई। लेकिन यह खबर सुनकर नीता के मन में हलचल मच गई। उसे डर था कि अगर रवि की शादी हो गई तो नई पत्नी जेठानी के खर्च और घर की हालत पर सवाल उठाएगी और शायद रवि पर से उसका असर कम हो जाएगा। यही डर धीरे धीरे एक साजिश में बदल गया। नीता ने सोचा क्यों न शादी से पहले ही रवि को अपने कब्जे में कर लिया जाए। वैसे भी उसका पति अर्जुन बीमार रहता था और शराब ने उसकी हालत बिगाड़ दी थी। कई बार तो अर्जुन गांव के सरोवर किनारे ही शराब पीते पीते बेहोश हो जाता और अगली सुबह घर लौटता था। ऐसे में नीता और रवि घर में अकेले रह जाते थे। नीता ने कई बार रवि को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की,
लेकिन रवि के मन में भाभी के लिए कोई गलत भावना नहीं था। वह नजरें फेर लेता, बात टाल देता, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस दिन अर्जुन घर नहीं लौटा। आधी रात को नीता ने दरवाजा खटखटाया और रवि को जगाया। रवि, सीने में बहुत दर्द हो रहा है। रवि घबरा गया, कहीं भाभी को दिल का दौरा तो नहीं पड़ गया। उसने तुरंत अस्पताल चलने की बात कही, लेकिन नीता ने उसे वहीं रोक दिया। नहीं, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, बस सरसों का तेल हल्का सा मल दो, शायद आराम मिल जाएगा। रवि झिझक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाभी के सीने पर वह कैसे तेल मल सकता है, लेकिन नीता दर्द का नाटक करती रही, जैसे अभी हालत और बिगड़ जाएगी। आखिरकार रवि मान गया। तेल मलते मलते माहौल बदलने लगा और नीता ने उसी पल का फायदा उठाकर रवि को अपने करीब कर लिया। उस रात एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। दिन बीतते गए और देवर भाभी के बीच का यह गलत रिश्ता गहरा होता चला गया। रवि पूरी तरह नीता के प्यार में फंस चुका था। शादी की बातें अब उसके लिए महत्वहीन हो गई थी। लेकिन एक दिन एक रिश्तेदार ने रवि के सामने कविता नाम की लड़की का रिश्ता रख दिया। रवि मना करना चाहता था, लेकिन डर भी था। अगर वह बार बार इनकार करेगा तो लोग उसके और उसके भाभी के रिश्ते पर शक करने लगेंगे। मजबूरी में उसने शादी के लिए हाँ कह दी। जब रवि ने नीता को यह बताया कि उसकी शादी अब तय हो गई है, तो नीता ने साफ विरोध कर दिया। लेकिन रवि ने उसे समझाते हुए कहा, देखो भाभी, शादी के बाद भी तुम्हारी हर जरूरत, तुम्हारे परिवार का हर खर्च मैं ही उठाऊंगा। वह वादा रवि ने निभाया भी। कविता से शादी के बाद भी उसने अपने बड़े भाई और नीता दोनों के पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई रखी। कविता को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। वह जानती थी कि उसके जेठ की ज्यादातर कमाई शराब में बर्बाद हो जाती है और घर का असली खर्च रवि ही चला रहा है। समय गुजरता गया। शादी के कुछ महीने बाद रवि कविता के साथ मकान के निचले हिस्से में रहना शुरू कर दिया। इससे उसे दो फायदे हुए। पहला, वह अपनी पत्नी के साथ खुलकर वक्त बिता सकता था, और दूसरा, ऊपर रहने वाली भाभी से मौका मिलते ही अपनी गलत रिश्तों को भी जारी रख सकता था। कविता सीधी साधी और भरोसेमंद महिला थी। उसने कभी भी शक की निगाह से कुछ नहीं देखा, और यही वजह थी कि शादी के 15 साल बाद भी रवि और नीता का यह छुपा रिश्ता बिना किसी परेशानी के चलता रहा। लेकिन 25 जून का दिन उन दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। असल में 26 जून से नवरात्रि शुरू हो रही थी। नीता जानती थी कि इन 9 दिनों तक रवि उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा, और अपनी चाहत को इतने दिनों तक रोकना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए 25 जून को जब रवि काम पर था, नीता ने उसे फोन किया और शाम को मिलने का वादा कर लिया। रवि भी समझ गया कि भाभी क्यों बुला रही हैं। काम से घर लौटते ही उसने कविता के चाय बनाने का इंतजार किए बिना सीधे ऊपर भाभी के कमरे का रुख ले लिया। नीचे रसोई में कविता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पति ऊपर क्या कर रहा है। वह चाय बनाकर इंतजार करती रही, लेकिन चाय ठंडी होने लगी। तब उसने सोचा, चलो ऊपर जाकर बुला लाती हूँ। कविता के दिल में कभी अपने पति के भाई के घर का खर्च देने पर नाराजगी नहीं थी, न ही उसने कभी भाभी के साथ उसके रिश्ते पर शक किया था। लेकिन उस दिन ऊपर पहुंचकर जो उसने देखा, उसका खून खौल उठा। उसके पति रवि अपनी भाभी के साथ बिस्तर पर बिना कपड़ों का था। गुस्से में कविता ने पास रखा डंडा उठा लिया और नीता की पिटाई करना शुरू कर दी। नीता पूरी तरह निर्वस्त्र थी। कविता के डंडे के वार उसके तन ही नहीं बल्कि मन में भी गहरे जख्म छोड़ रहे थे। अपमान, गुस्सा और दर्द उसके भीतर ज्वालामुखी की तरह उबल रहे थे। वह इस हालत में घर के बाहर भी नहीं निकल पाई, क्योंकि कपड़े पहनने तक का मौका नहीं मिला। उस पिटाई के बाद कविता और रवि के बीच जोरदार झगड़ा हुआ, लेकिन रवि ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। अब मैं भाभी से कभी नहीं मिलूंगा। कविता ने उसे तो माफ कर दिया, लेकिन नीता के मन में तूफान थमने वाला नहीं था। उसके दिमाग में एक ही डर था, अब कविता रवि को हमारे घर का खर्चा नहीं देने देगी तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। और इस डर के साथ गुस्सा भी था, ऐसा गुस्सा जो उसे एक भयानक फैसला लेने पर मजबूर करने वाला था। नीता ने ठान लिया, कविता को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, और किस्मत मानो उसी के पक्ष में थी। ये दिन शाम का वक्त था। नीता ने देखा घर का दरवाजा खुला है और बच्चे कोचिंग गए हुए हैं, और कविता गहरी नींद में बिस्तर पर लेटी थी। घर में और कोई नहीं था। नीता चुपचाप कमरे में दाखिल हुई। उसकी नजर दीवार पर टंगे पेटीकोट के नाड़े पर पड़ी। उसने नाड़ा उतारा, धीरे धीरे कविता के पास पहुंची और बिना कोई शब्द कहे उसके गले में लपेटकर जोर से कस दिया। कविता कुछ पल तड़पी, लेकिन कुछ ही मिनट में उसकी सांसें थम गई। नीता ने नाड़ा वहीं छोड़ दिया और ऐसे बाहर निकली मानो कुछ हुआ ही ना हो, और ऊपर जाकर अपने रोजमर्रा के काम करने लगी। उसे पूरा भरोसा था कि पुलिस इसे आत्महत्या मानकर मामला बंद कर देगी, लेकिन किस्मत ने इस बार उसका साथ नहीं दिया। अगली ही सुबह पुलिस ने सारा राज खोल दिया। जांच में साफ हो गया, यह कोई आत्महत्या नहीं बल्कि सुयोजित हत्या थी। नीता को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया, जहां यह मामला विचाराधीन। तो दोस्तों, ये थी देवल प्रथम की वो सच्ची कहानी जिसमें घर की चार दीवारी के अंदर ही
प्यार, धोखा और खून सब एक साथ पल रहे थे। ऐसी ही कहानियां जहां हर मोड़ पर छुपा होगा एक नया राज, मैं लाता रहूंगा आपके लिए यही खूनी किस्सा पर। अगर आप भी सच्ची अपराधों की गहराई में उतरना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब मैं लौटूं तो कहानी का सबसे पहला खतरा आप तक पहुंचे।